प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी के द्वारा कल रात में एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि अब कोई टीचर एसएससी के पेपर का एनालिसिस नहीं करा सकता है। अगर आप पेपर देते हैं या पेपर देने के बाद अगर आप किसी से क्वेश्चन शेयर करते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। अब आप किसी से भी क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब से आपको हमारे चैनल पर एसएससी के पेपर के एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा के लिए टीसीएस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो जिन बच्चों का 12 सितंबर को एग्ज़ाम है तो ये बच्चे वीडियो देखकर जरूर जाएं पेपर देने से पहले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति जो है ना, कैलैक्स लैटिन शब्द से हुई है। तो कैलैक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक तत्व कैल्शियम लैटिन शब्द कैलैक्स से लिया गया है। अच्छा, कैलैक्स का अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि कैलस का अर्थ क्या होता है, तो कैलस का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों चूना पत्थर या चाक, जो एक सफ़ेद तलछट्टी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ca और परमाणु संख्या 20 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 20 होती है। और कैल्शियम कैसा तत्व है, कैल्शियम एक रासायनिक तत्व, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बेरिलियम एस ब्लॉक तत्व एक चांदी सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग जायरोस्कोप, स्प्रिंग्स, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैस स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकल के साथ मिश्र धातु में किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से एस ब्लॉक तत्व की चांदी सफ़ेद धातु जिसका उपयोग जायरोस्कोप, विद्युत संपर्क में वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो इसमें जो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उस मिश्र धातु का नाम क्या है, तो उस मिश्र धातु का नाम है बेरिलियम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस ब्लॉक के पहले तत्वों को किस नाम से जाना जाता था, तो क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता था। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि H2S का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, तो H2S का क्वथनांक जो होता है कम होता है या ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि H2S का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, ना कि ज़्यादा। तो इन क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्तनधारी के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, स्तनधारी के यकृत में कुफकर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुफकर कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्तनधारियों की कोशिका के लाइसोसोम अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं। स्तनधारियों की जो कोशिकाएं जो होती हैं, इनके लाइसोसोम अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केचुओं की अगर हम बात करें तो केचुए में क्लोरोगोजन कोशिकाएं केशुरूप के यकृत के समान भूमिका निभाती हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और स्तनधारियों में रोम के साथ धृथिल त्वचा होता है। स्तनधारियों में रोम के साथ कौन सी त्वचा होती है, धृथिल त्वचा होती है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। कौन सा जलमार्ग है, NW2, जो कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। NW2 की अगर हम बात करें जो जलमार्ग है, तो NW2 एक जलमार्ग है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि को बांग्लादेश से जोड़ता है, ठीक है। तो NW2 के बारे में आप लोगों को मैंने आप बता दिया है। अब बात करेंगे NW10 की। तो NW10 में क्या है, ये भी राष्ट्रीय जलमार्ग है।
जो कि 10 को संदर्भित करता है, जो महाराष्ट्र में अंबा नदी पर है। ये महाराष्ट्र के अंबा नदी पर है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। NW15 की अगर हम बात करें तो ये भी राष्ट्रीय जलमार्ग 15 को संदर्भित करता है, जो पश्चिम बंगाल में वक्रेश्वर मयूराक्षी नदी प्रणाली है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। NW83 की अगर हम बात करें तो NW83 राष्ट्रीय जलमार्ग 83 को संदर्भित करता है, जो महाराष्ट्र में राजपुरी क्रीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए राष्ट्रीय जलमार्ग से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश सरकार की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश सरकार की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858 में। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसमें भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परिणाम स्वरूप गृह सरकार होम गवर्नमेंट में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शेल रॉक एक प्रकार नहीं है? कौन सा शेल रॉक एक प्रकार का नहीं? तो अवशेष चट्टान जो है ना, ये शेल रॉक का एक प्रकार नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अवशेष चट्टान की अगर हम बात करें तो अवशेष चट्टान एक प्रकार की चट्टान जो है वो नहीं है। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, कायांतरी चट्टान और अवसादी चट्टान, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करें तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ठंडे और ठोस लावा या मैग्मा से बनती हैं। तो आग्नेय जो चट्टान होती हैं ये किससे बनती हैं? ठंडे और ठोस लावा या मैग्मा से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कायांतरी चट्टानों की अगर हम बात तो कायांतरी चट्टानें मौजूदा चट्टानों से बनती हैं जो गर्मी दबाव या रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बदल दी गई हैं, ठीक है। तलछट्टी चट्टानें, तो तलछट्टी चट्टानें तलछट या कार्बनिक पदार्थ के संचय से बनती हैं, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न था 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो मेरे प्यारे साथियों, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा जो है ना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंबुबाची जो मेला है उत्तर पूर्व भारत के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अंबुबाची मेला है ये किस राज्य का त्यौहार है, तो मेरे प्यारे साथियों, अंबुबाची जो मेला है ना, ये असम राज्य का त्यौहार है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। असम का अंबुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो असम का अंबुबाची त्यौहार जो है ना, ये प्रतिवर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जून के महीने में। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के गुवाहाटी में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अंबुबाची मेला कब से कब तक आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला जो है ना 21 जून से 25 जून के बीच व्यापक रूप से मनाया जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक है लठमार होली। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में लठमार होली से प्रश्न पूछा गया था कि लठमार होली जो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो लठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। एक है रमण रमन। तो रमण रमन ये धार्मिक त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो रमण रमन त्यौहार धार्मिक त्यौहार जो है ना, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, राजहंस पर्व ये किस राज्य में मनाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों, राजहंस पर्व जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि वह भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। तो भारत के अनुच्छेद 76 में ये उल्लेख किया गया है कि जो भारत का महान्यायवादी जो होता है ये भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं।
वह मुख्य कानूनी सलाहकार भी हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील भी हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्हें सरकार की ओर से अधिवक्ता कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिवक्ता किसे कहा जाता है तो भारत का महान्यायवादी को कहा जाता है। 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी हैं। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो पहले पैरालंपिक खेल जो है ना वर्ष 1960 में आयोजित किए गए थे। तो पहला पैरालंपिक खेल ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला पैरालंपिक खेल जो है ना ये रोम में आयोजित किया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहले पैरालंपिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो पहले पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ना ये इटली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? इटली के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल जो है ना स्वीडन के द्वारा आयोजित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे देवेंद्र झांझरिया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पैरा ओलंपिक खेल शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैरा ओलंपिक खेल ये किसके लिए आयोजित किए जाते हैं? तो शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसने कभी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? भारत ने अभी तक पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। प्रथम ओलंपिक खेल ये कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला ओलंपिक खेल ये एथेंस में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव के बाद पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता खालिस्तान के लिए अच्छी होती है। तनाव के बाद पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है। तो लॉन्ग स्पैन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जनगणना से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके हर शिफ्ट में। भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? भारत की 2001 से 2011 जनगणना के अनुसार मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर है दर्ज की गई है। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। इस समय अवधि के दौरान मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 27.8%। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भैया मेरे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर है 25.9% दर्ज की गई है, जो देश में दूसरी सबसे अधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2001 से 2011 के दौरान मेघालय राज्य ने जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य दादरा एवं नगर हवेली की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को के रूप में जाना जाता था। तो प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। गोमत आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। गोमत एक शब्द था जिसका इस्तेमाल समाज में एक धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में मवेशी को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। अगर आपसे पूछ लिया कि प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या माना जाता था? मवेशियों को माना जाता था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल। भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 में क्या निहित है? नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 61 में 361 में क्या निहित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि
राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाली किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। संविधान 21 में क्या निहित है? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अच्छा, अनुच्छेद 19 में क्या निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ये आपके प्रश्न थे जो कि आपके अभी 2023 में जो आपका SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ था उससे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे जो कि मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। TCS पर आधारित सभी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।